जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक जबरदस्त से वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी नौकरी के बारे में बताने वाला हूं जो कि एक नौकरी नहीं है, कई सारे नौकरियों का एक समूह है। और यहां पर लगभग 20 साल से लेकर के 35 40 45 साल तक के लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। और बढ़िया पैसा, लाख 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी वो कमा सकते हैं। इस पेपर का नाम है, इस एग्जाम का नाम है सिलेक्शन फेज। ठीक है, आप एक तरीके से कह सकते हो सिलेक्शन पोस्ट कह सकते हो। और ये हो गया फेज 14। फेज 14 का मतलब क्या है कि 14वीं बार ये पेपर हो रहा है। इसके पहले फेज 13 था तो वो 13वीं बार था, इसके पहले उसके बाद फेज 12, इस तरीके से कर करके आता रहता है। अक्सर मैंने ये देखा है कि जैसे बच्चे सीजल के लिए काफी ज्यादा प्रयास करते हैं, सीपीओ के लिए काफी ज्यादा प्रयास करते हैं, और उसके बाद में कई बार वो उसमें छट जाते हैं, लेकिन वो यही पेपर आकर के यहाँ देते हैं ना, इनमें इनका सिलेक्शन हो जाता है। कारण है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, ये मान करके चलिए आप। और इसका इसका खासियत भी है, इसमें एक पोस्ट नहीं है, इसमें आप मल्टीपल पोस्ट हैं। आप जो एएसओ की पोस्ट के लिए वहां भागम भाग करते हो और वहां लाखों की संख्या में वहां बच्चों से फाइट करना पड़ता है, यहाँ चंद हजार बच्चे ही होते हैं और उन्हीं के बीच में वही 4600 ग्रेड पे की नौकरी आपको फाइट करनी पड़ती है और आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, लेकिन कितना आसान है जरा ये भी हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि पहली बात ये परीक्षा क्या है, दूसरा इसके अंदर में कितनी वैकेंसीज हैं, फिर उसके बाद में इसकी सैलरी और बेनिफिट्स इसमें क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब फॉर्म भरने का डेट हो गया, रिजल्ट आउट होने का डेट हो गया, पेपर का डेट हो गया, करेक्शन का डेट हो गया, तमाम तरह की चीजें। एप्लीकेशन यानी इस फॉर्म को अप्लाई करने के फीस क्या है, इसमें बहुत बड़ा एक कैच है, अभी मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या कोई भी व्यक्ति आकर के फॉर्म भर सकता है, क्या ऐसा है क्या, तो वो भी हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। एज लिमिट और रिलैक्सेशन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या एज की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना आदमी पढ़ा लिखा होगा, अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर क्या है, फोटो और सिग्नेचर के नियम यहाँ पर क्या है, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस यहाँ पर क्या है, और साथ में यहाँ पर बाद में जो प्रमोशंस होते हैं जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा उतावले होते हैं वो कहाँ तक होगा। तो आइए चलिए करके एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इस परीक्षा की बात करें तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी होती है, और इसको जो पेपर है इसका कंडक्ट करवाती है वो एसएससी करवाती है। इसमें 3 तरह की नौकरी होती है, 10वीं लेवल पर कुछ होती है, फिर 12वीं लेवल पर कुछ होती है, और कुछ ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। और बहुत ही सिंपल होता है, सिर्फ एक पेपर, सिर्फ एक प्री का पेपर, कोई मेंस नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पेपर होता है। उसके बाद में आपकी डिग्रियां चेक की जाती हैं और उसके बाद में आपकी नौकरी इसमें लग जाती है। अगर हम आसान भाषा में कहें तो ये पेपर भी जो होता है वो ऑनलाइन होता है, और एकदम 25 सवाल यानी 100 सवाल का ये पेपर हो रहा होता है। तरीके से हम सारी चीजें बताएंगे। तो यहां पर क्या होता है ना कि जैसे आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की काफी ऐसी छिटपुट नौकरियां हैं। कहीं पर आपने देखा किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी, किसी लैब में लैब असिस्टेंट या लैब मतलब जो टेक्नीशियन होता है वहां पे उसकी नौकरी हो गई, कहीं पर कोई फायर ऑपरेटर की नौकरी हो गई। तो कहीं पर एक वैकेंसी, कहीं पर 2 वैकेंसी, कहीं पर 5 वैकेंसी, कहीं पर 100 वैकेंसी, इन सभी लोगों को मिला करके सिलेक्शन पोस्ट का नाम दिया जाता है। और साल में एक बार आता है और रेगुलर आता है। ठीक है, अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज, हर डिपार्टमेंट अपना पेपर कंडक्ट करवाएगी तो बहुत भड़क हो जाएगा। तो ये सारे वैकेंसीज को कलेक्ट करके एसएससी को दे देती है और बोलती है पेपर तुम कंडक्ट करवा लो, रिजल्ट यहां पर तुम दे देना, हमें खाली कैंडिडेट को दे देना, हम उनसे अपनी नौकरी करवा लेंगे। तो जो पेपर कंडक्टिंग एजेंसी है वो कौन है, एसएससी है। एसएससी भी पेपर खुद कंडक्ट नहीं करवाती, ये भी यहाँ पर अपने वेंडर को रखे हुए है जो पेपर कंडक्ट करवाता है। फिलहाल इसकी जो वेंडर है वो है एडिक्विटी, और एडिक्विटी भी खुद पेपर कंडक्ट नहीं करवाती। वो भी क्या करती है, अलग अलग लोकल लैब लोगों को, उनको जो हायर करके और वहां पर बच्चों का पेपर कंडक्ट कराती है। तो पूरा एक इकोसिस्टम सा है। ये बहुत गहरी बातें हैं, उतना मैं जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो मिनिस्ट्री है किस मंत्रालय के अंदर में ये आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है, पब्लिक एंड ग्रीवांस एंड पेंशन, ये इस मिनिस्ट्री के अंदर में आ रहा होता है। प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पर इसकी प्लेसमेंट होगी। कुल मिलाकर के 9 रीजनल इसके ऑफिसेस होते हैं, वहां पर इसकी पोस्टिंग होती है। वैकेंसीज की बात करें तो देखिए 2024 में अगर हम बात करें तो 2049 के करीब में वैकेंसी, 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसी था, फिर 24 में 2000 हो गया, फिर 25 में 24 हो गया, और इस बार 3003 वैकेंसी है, वो भी टेंटेटिव हैं। और मेरी मतलब मन की जो बातें हैं वो ये कहती हैं कि वैकेंसी जो होगा वो और बढ़ेगा। ठीक है, अब 3003 एक ही पोस्ट की नहीं है, इसमें भी अलग अलग पोस्ट हैं और कई सारे पोस्ट हैं, गुच्छे में बने हुए हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये सारे जो पोस्ट है मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कौन कौन सा पोस्ट है, आपके मन में थोड़ा सा जो है ना वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि भैया पोस्ट
कौन कौन सा है वो हमको बताओ। तो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट हो गया। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे एक पोस्ट है नॉर्दर्न रीजन में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर का, ठीक है, जिसका लेवल 4 की ये नौकरी है और इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और इसमें 98 पोस्ट हो गए। ऐसे ही मेडिकल असिस्टेंट अटेंडेंट हो गया मेरे भाई, इसके लिए 10वीं पास लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 235 पद हो गए। फिर उसमें भी जनरल का अलग होगा, ओबीसी अलग, एससी अलग, एसटी अलग, इस तरीके से। ऐसे ही नर्सिंग ऑफिसर का 12वीं पास डिग्री चाहिए और 107 पोस्ट हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 से ज्यादा अलग अलग नौकरियां हैं। कोई 10वीं पास के लेवल पर है, कोई 12वीं पास पर है, कोई ग्रेजुएशन पर है, ठीक है। इसमें कुछ लेवल 4 की हैं, 5 की हैं, 6 की है, 7 की है, और जिसका जैसा जैसा लेवल होता है तो वैसे वैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, उसकी सैलरी होती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इस लेवल पर आप देखो कितनी कितनी सैलरी मिलती है। जैसे अगर हम देखें लेवल 1 किस तरह की नौकरी है, तो वो जैसे एमटीएस जो हो गया, मतलब 10वीं लेवल की नौकरी हो गई, उनके लिए है 30,000 की सैलरी। लेवल 2 हो गया 33,000। लेवल 3 फील्ड असिस्टेंट वाले आते हैं, इसमें 36,000 की सैलरी। लेवल 4 हो गया मेरे भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर, 42,000 की सैलरी। लेवल 5 फार्मासिस्ट हो गया 48,000 की। लेवल 6 जूनियर असिस्टेंट हो गया 55,000 का। लेवल 7 नर्सिंग ऑफिसर 65,000 और लेवल 8 मेरे भाई यहाँ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर इतना। इसमें कुछ 10वीं लेवल पर है, कुछ 12वीं पर है, कुछ ग्रेजुएशन पर है, और लगभग 1.25 लाख रुपए प्रति महीना तक की ये सैलरी जो है वो जा रही होती है। अब आपने कहा कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, तो इसमें यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है, कितने स्टेजेस होते हैं, कैसे यहाँ पर जो है हम इसका फॉर्म भरेंगे, कैसे क्या क्या होगा, सिलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन प्रोसेस पे जाने से पहले आपको थोड़े से महत्वपूर्ण डेट देखने चाहिए। पहले यहाँ पर हम बात करें तो अभी इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। 13 अप्रैल 2026 से एसएससी ने अपने वेबसाइट पे इसकी फॉर्म जारी कर दी है, ठीक है। अंतिम जो डेट है भरने का वो है 4 मई 2026। उसके बाद में जो करेक्शन होगा, कई बार लोग फॉर्म में गलतियां कर देते हैं, तो वहां पर जो करेक्शन खुलेगा वो 11 से लेकर के 13 मई तक खुलेगा। पहली करेक्शन के 200 रुपए हैं, दूसरी करेक्शन के 500 रुपए हैं, ठीक है। एसएससी में क्या होता है, एक ही बार करेक्शन खुलता है और वहां पर जो है 200-500 कोई एक पैसा लेते हैं, लेकिन इसमें 2 बार खुलता है और 2 बार पैसा जो है वो लिया जाता है। जून में इसके पेपर के होने की संभावना है और ये बहुत सीमित समय के अंदर में इसका नोटिफिकेशन आता है, पेपर होता है, कोई कंट्रोवर्सी इसमें नहीं होती, कोई कोर्ट केस नहीं होता, और मेरे भाई यहाँ पर कुछ समय के अंदर में रिजल्ट हो जाता है। तो हर साल लगभग ये पेपर हो रहा होता है और 6 महीने से 8 महीने के अंदर में महज पूरी प्रक्रिया होकर के ये पूरा पेपर कंडक्ट हो जाता है और नौकरी बच्चों को उनके हाथ में मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर्म जो है आपका एक्टिव हो चुका है, तो फॉर्म को भरने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो फॉर्म को भरने के लिए अगर कोई जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है, तो मेरे भाई 100 रुपए, और बाकी किसी भी कैटेगरी में कहीं पर कोई भी पैसा नहीं लगना है। आप तो बोलोगे वाह वाह बहुत बढ़िया बात है, 100 रुपए में 300 अलग अलग पोस्ट हम भर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पोस्ट की कीमत 100 रुपए है। अगर आप मान लीजिए इंस्ट्रक्टर का भर रहे हैं 100 रुपए, नर्सिंग ऑपरेटर भर रहे हैं 100 रुपए, जिस जिस पोस्ट में, जैसे 300 अलग अलग तरह के पोस्ट है ना, और अगर आप हर किसी के ऊपर में दावेदारी कर रहे हैं तो मेरे भाई हर किसी के लिए 100 रुपए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके पास बेशक 30,000 रुपए हो पूरे के पूरे 300 पोस्ट को भरने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आप सारे के सारे नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे? क्योंकि इसमें पेपर होने के साथ साथ एक डिग्री भी चाहिए होती है, और वो डिग्री होता है ट्रेनिंग का, वो डिग्री होता है सर्टिफिकेशन। मतलब एक तरीके से कि नर्सिंग ऑफिसर अगर तुमने किया है तो वो नर्सिंग का कोर्स तुमने किया है कि नहीं, एग्रीकल्चर में अगर कोई भर्ती आई है तो उसका कोर्स तुमने किया है कि नहीं, वो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास में है कि नहीं। यही इसकी मजे की बात हो जाती है। इसमें पद तो काफी सारे होते हैं, लेकिन उसके लिए उसकी डिग्री होनी जरूरत है। इसलिए आज आप समझ जाओ कि जो लोग बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, जो नर्सिंग करते हैं, जो एएनएम का मेरे भाई यहाँ पर अलग अलग जगह से तैयारी करते हैं, ठीक है, जो वहां से डिग्री लेते हैं, तो क्यों डिग्री लेते हैं? इसीलिए कि इसका पेपर देंगे और डिग्री होगा तो नौकरी लगेगी, और डिग्री ही नहीं होगा तो नौकरी नहीं लगेगी। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से बात करेंगे। तो पहली बात, फॉर्म भरने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो आप भारत के, नेपाल के या भूटान के होने चाहिए सिटीजन। नेपाल भूटान को इसीलिए अलाउ किया जाता है क्योंकि हमारे फ्रेंडली नेशन है, इनसे कभी हमारा कोई युद्ध नहीं हुआ, ना इनसे कोई तनातानी रहती है। इनके बॉर्डर के साथ भी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी बार मिलिट्री फोर्स को हम नहीं रखते हैं कि वो इतना ज़्यादा है वो मतलब परेशानी रखे, तो ये नॉर्मल फ्रेंडली देश है। आप यहाँ पर जो है इनके लिए भी एप्लीकेशन खुला हुआ रहता है, रेफ्यूजीज़ के लिए भी है, सबके लिए है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, मैंने जैसे कहा कि 3 अलग अलग लेवल पर पोस्ट हैं, कुछ 10वीं पर है, कुछ 12वीं पर है, कुछ ग्रेजुएशन पे है। तो जो 10वीं पास लोग हैं वो किस तरह की नौकरी भर सकते हैं, तो जैसे एमटीएस की नौकरी आती है, ठीक है, जो कि एसएससी 10th मतलब एमटीएस का एक अलग से भर्ती निकलता है, तो उसी के इक्विवेलेंट हो गया।
अटेंडेंट की नौकरी हो गई, ड्राइवर की नौकरी हो गई। तो 10वीं लेवल वाले जो लोग हैं इन नौकरियों के ऊपर में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसमें कुछ में आपको डिग्री चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। 12th लेवल वाले जितने हैं वो जैसे एलडीसी हो गया, आपने देखा होगा कोर्ट रूम में अलग अलग जगह पर लोग टाइपिंग करके गवर्नमेंट के अंदर में डेटा फीड कर रहे होते हैं, उनको एलडीसी कहा जाता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, या डीईओ कहा जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये दोनों भर्तियां एसएससी में सीएचएसएल का एक पेपर होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का पेपर, उसके माध्यम से पूरा कराया जाता है। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी भी होती हैं जो वहां से ना पूरा होकर के सिलेक्शन फेज से होता है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो काफी ऐसे एएसओ के पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, जो कि मेरे भाई इसमें ग्रेजुएशन लेवल वाले लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये देखा गया जो बड़ा पद है ना, तो वो मेरे भाई यहाँ ज्यादा क्वालिफाइड लोगों के लिए खोला गया। फिर उससे थोड़ा सा छोटा पद, कम क्वालिफिकेशंस, फिर और छोटा, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, इसके लिए कहीं ना कहीं वो जानकारी चाहिए। अब 10वीं पास बच्चे से आप कितनी उम्मीद रखते हैं, कितना बड़ा ऑफिसर आप उसको बनाने की सोचते हैं, पता चले उतनी जिम्मेदारी ना हैंडल कर पाए। तो इसीलिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो पोस्ट है वो खोला गया है। जैसे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें कुछ नौकरियां हैं जो 20 साल, 25 साल, 27 साल की हैं, तो कुछ 42 साल तक के लिए भी हैं। वहां पर भी लोग, जैसे कई बार सीजीएल में लोग ओवर एज हो जाते हैं, सीएचएसएल में ओवर एज हो जाते हैं, तो वो यहाँ पर आकर के अपनी किस्मत आजमाते हैं और यहाँ पर वो नौकरी लेके चले जाते हैं। तो जो बेस रिक्वायरमेंट है वो मेरे भाई वहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए, जैसे मैंने कहा, वो ये है। कॉमन जो है वो 18 से 25, 18 से 27, 18 से 30 और 35 साल भी, 45 साल तक भी वो जा रहा होता है। जो एज को कैलकुलेट करने का इन्होंने एक पैरामीटर रखा है वो 1 जनवरी 2026 को रखा है। जैसे मान लीजिए किसी पोस्ट के लिए आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, तो इस डेट तक वो देखेंगे कि आप 25 साल तक है ही नहीं। अगर इस डेट तक आप 25 साल नहीं हुए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वो उस तरीके से उन्होंने पैरामीटर जो है वो मेरे भाई यहाँ पर सेट किया है। जैसे कि आपको पता है कि सरकारी नौकरियों में अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर जो कैटेगरी होती है उनको रिजर्वेशन भी मिलता है। तो अगर मान लीजिए कोई पद, अगर मान लीजिए 30 साल तक उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी वाले लोग 30 साल तक अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई मान लीजिए ओबीसी का आता है तो उसमें आप 3 साल और जोड़ दीजिए, यानी कोई ओबीसी कैंडिडेट 33 साल तक का है तो उस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी 30 में 5 जोड़ दीजिए तो 35 साल तक का व्यक्ति अगर एससी एसटी का है तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही पीडब्ल्यूबीडी का हो गया या फिर एक्स सर्विसमैन का, तो इनको जो होता है वो अलग अलग मेरे भाई यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन इनको भी मिल रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई आगे की चीज़ों को लेकर के। इस बार जो फॉर्म आया उसके अंदर में क्या चेंज आया मैं आपको बताऊंगा, फॉर्म के अंदर में क्या चेंज आया। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना, मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन का पूरा पूरा प्रक्रिया मैं आपको समझाऊं कि पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले प्रक्रिया को लेकर के देखो तो देखो इसमें होता क्या है। जैसे मानो मैंने तुम्हें बता दिया फीस कितनी है, मैंने बता दिया उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि भैया पेपर कैसा होता है। अब इसमें क्या होता है, एक टीयर 1 पेपर होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। ठीक है, जैसे तुमने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में तुम्हारा होगा कि भैया पढ़ना क्या है, पेपर क्या देना है, सिलेबस क्या होगा। तो मैं बताऊं, अगर आपने एसएससी की तैयारी की है, एमटीएस का, सीएचएसएल का या सीजीएल का, तो जो उसका सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस होता है। जो वहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें 10वीं लेवल का क्वेश्चन एमटीएस के आधार पे, 12th लेवल का क्वेश्चन सीएचएसएल के आधार पे, और ग्रेजुएशन वाला जो भी पेपर होता है इसके अंदर में जितने पोस्ट होते हैं वो सीजीएल के आधार पे होता है। पेपर दोनों की सेम एजेंसी होती है, एग्जाम भी दोनों का सेम ही कंडक्ट कराती है। इसका जो पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है। मैथ के 25 सवाल, इंग्लिश के 25 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीएस के 25 सवाल, 100 सवाल आपके होते हैं। इस बार थोड़ा सा कुछ बदलाव है, मैं आपको बताऊंगा। जब आप यहाँ पर ये दे देते हैं तो कुछ पोस्ट में स्किल टेस्ट भी चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए टाइपिंग से संबंधित नौकरी है तो उसमें टाइपिंग चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर लैब असिस्टेंट की नौकरी है तो उसमें उसकी डिग्री चाहिए। ठीक है, मतलब जिस तरह की नौकरी है, ड्राइवर की नौकरी है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो स्किल का टेस्ट किया जाता है, यानी एक परीक्षा आपको देनी है, एक आपको स्किल का अपना टेस्ट देना है। उसके बाद में वहां के डिपार्टमेंट में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। इसमें कई लोग क्या करते हैं, फर्जी डिग्री बनवाते हैं। मान लीजिए कोई नर्स नहीं है लेकिन नर्स की डिग्री बनवा दी और उसके बाद में वो यहाँ जाकर के फंस जाते हैं। कुछ लोग तो इसमें से निकल भी जाते हैं तो मौज हो जाती है, नौकरी लग जाती है, लेकिन कुछ इसमें फंस जाते हैं। शुरू में नौकरी को देखते हुए सबके मन में इच्छा होती है, हम इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं, कूद जाते हैं, पेपर भी दे देते हैं, यहाँ भी ये भी नकली तकली डिग्री बनवा के कर देंगे। लेकिन बाद में उनका डॉक्यूमेंट यहाँ जब्त हो जाता है या फिर यहाँ पर उनके ऊपर में कार्रवाई हो जाती है और पूरा पेपर देने के लिए डिबार हो जाते हैं। तो मैं आपको सचेत कर देता हूँ, यदि डिग्री आपके पास में ओरिजिनल नहीं है तो आप मेरे भाई फर्जीवाड़ा से बच जाएं, नहीं तो लंका लग जाएगी आपकी।
तो जैसा मैंने कहा कि पहला जो पेपर होता है वो टियर 1 होता है, उसके अंदर में ये 4 विषय होते हैं, आपके 100 सवाल होते हैं कुल मिलाकर के 200 नंबर के, और आपको 1 घंटे का वक्त मिलता है। ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, खाली ऑप्शन को टिक करना होता है, हाथ से कुछ भी नहीं लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की, ठीक है, 1/4 के बराबर। पहले क्या होता था, पूरे 1 घंटे के अंदर में ये पेपर को सॉल्व करना होता था। चूंकि अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ने लगा, तो एसएससी नया नया तरकीब लगा रही है। पहले उसने सीपीयू में यहाँ पर ये सेक्शनल टाइमर का कंसेप्ट लगाया था, अब उसने फेज में लगा दिया। अब उसने ये कहा कि हम 15 मिनट मेरे भाई हर एक सेक्शन में देंगे, 15 मिनट तक तुमको दिया जाएगा, उसके अंदर में तुमको रीजनिंग खत्म कर लेना है। जैसे वो 15 मिनट खत्म होगा तो ये पेपर खुलेगा, फिर 15 मिनट खत्म होगा तो ये खुलेगा। अब इसमें चैलेंज क्या है मेरे भाई, जीएस को सॉल्व करने के लिए 8 से 10 मिनट का वक्त चाहिए होता है, इसमें 15 मिनट देगा भी तो बच्चा खाली बैठा रहेगा। और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त तुम्हारे पास कम है, तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो होगा ना, मतलब कई लोगों को जानकारी आते हुए भी वो पूरा पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इससे कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। एक तरीके से आप ये कहिए कट ऑफ को कम करने का एक तरीका इन्होंने लगाया। वो सही है गलत है वो मेरे भाई विभाग जाने और आप लोग जाने। तो यहाँ जैसे मैंने आपसे कहा कि सिलेबस कुल मिलाकर के वही है, ठीक। अब ये जब नौकरियों की हम बात करते हैं तो देखो इस बार मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। पहले यहाँ पर जो पेपर होता था उसके अंदर में आपके वो 4 विषय पूछे जाते थे, टाइमर का कहानी नहीं था, अब टाइमर का कहानी है। बीच में धोखाधड़ी कोई ना कहे, किसी के जगह पर कोई दूसरा पेपर ना दे रहा हो, तो इन्होंने लाइव फोटो का मेरे भाई सिस्टम भी यहाँ पे रखा हुआ है कि तुम वहां जब जाओगे तो तुम्हारा लाइव फोटो लिया जाएगा। फॉर्म में यहाँ दिक्कत आती थी, साइबर कैफे वाले से आप जाते थे भरवाने, उसको जानकारी नहीं होती थी तो प्रॉब्लम होता था, तो इन्होंने कहा माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन एक हम दे देते हैं, तुम वहीं से फॉर्म भर देना। यहाँ कोई और तुम्हारी जगह पेपर देने ना पहुंच जाए तो आधार ऑथेंटिफिकेशन वो रखेंगे, उसके माध्यम से वो चेक करेंगे कि आप ही हो या नहीं। और करेक्शन के चार्जेस जैसे मैंने बताए थे वो यही इन्होंने इस बार रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सारी नौकरियां हैं, केंद्र सरकार की नौकरी है, इन्होंने निकाला विभाग में रखा। इसमें क्या होता है, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 10वीं लेवल के लिए भी एलिजिबल हैं, 12वीं लेवल के लिए भी हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी हैं। तो इसमें से सवाल आपका ये हो सकता है कि सर मैं अगर तीनों के लिए अप्लाई करता हूं तो क्या अलग अलग एग्जाम डेट मिलेगा या एक ही दिन में सारे पेपर होंगे? तो अलग अलग एग्जाम डेट मिलते हैं, अलग अलग शहर मिलता है, अलग अलग जोन मिलता है। कई ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में अप्लाई करते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर के तीनों का पेपर देते हैं और किसी एक में वो नौकरी निकाल लेते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि किसी एक पेपर का तुम्हारा अगर खराब भी गया तो दूसरा तुम्हारा अच्छा जाता है, उसके आधार पर तुम्हारा उसका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे जितनी भी 10वीं लेवल की नौकरी है वो 10वीं लेवल के पेपर से, सारी 12वीं, 12वीं से सारे ग्रेजुएशन, तो एक भर्ती के 3 अलग अलग परीक्षा, अपनी किस्मत आजमाओ और अपनी नौकरी पाओ, ये वाली कहानी हो जाती है इसमें। अब इसमें चूंकि सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा जो सीजीएल का सिलेबस है मेरे भाई, यहाँ पर इसमें अंदर भी वही सिलेबस है। और आपको पता है कि इस बार के सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो हमारे स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने खुद बताया था कि वीओडी बैच से मेरे भाई उन्होंने पढ़ाई करी थी। और मैं ये हर बार दावे से कहता हूं कि ये वीओडी बैच नाम बदल करके इसको टॉपर्स का बैच रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो बैच है जिसने मेरे भाई हमेशा सबसे ज्यादा संख्या में टॉपर्स बनाए हैं। क्योंकि इसके अंदर के सारे वीडियोस आपके जो एग्जाम है, चाहे सिलेक्शन फेज है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सब के लिए पहले से पढ़ा करके रिकॉर्ड करके इसके अंदर में डाल दिया गया है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया इसके नोट्स हो गए। हर मेरे भाई चैप्टर का एक नोट्स है, हर नोट्स का मेरे भाई एक टेस्ट है। ठीक है, आप कोई चैप्टर पढ़ो, फटाक देना उसका टेस्ट दो। आप किसी एग्जाम के लिए, जैसे फेज के लिए यहाँ पर पर्टिकुलरली एग्जाम्स के सेक्शनल टेस्ट भी डाले गए हैं, तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, सिलेबस कवर होने के बाद में सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं और फुल एंड टेस्ट भी देते हैं। मतलब एक ही चीज, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मेरे भाई यहाँ दे दी गई हैं। और सोचिए जो इस बैच की वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये फीस सिर्फ 699 में, 699 में आपको क्लास भी मिलती है, नोट्स भी मिलता है, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलता है, अनलिमिटेड आपको टेस्ट भी मिलते हैं, आपको वैलिडिटी भी लाइफ टाइम मिलती है। मोबाइल का रिचार्ज 350 रुपये का 1 महीने में खत्म, 700 का बैच कभी नहीं खत्म। और कहाँ मिलेगा, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। किसी प्रकार की अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, 88 642 42 7 या 42 42 8। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको किताबों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ ये 2 किताबें सबसे ज़बरदस्त किताब है इस भर्ती के लिए। एक ये एसएससी मैथ है मेरे भाई यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज टाइप वाइज मैथ्स के लिए है। और एक यहाँ पर जनरल स्टडीज़ की ये किताब आती है, ये बहुत लोकप्रिय, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। दोनों की दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पे एक तरीके से नंबर 1 पे ट्रेंड करती हैं और यहाँ इनके बेस्ट सेलर्स माने जाते हैं। और कंटेंट इनका हमेशा पेपर में फंसता ही फंसता है। तो यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन किताबों से
से सहारा लेकर के आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज का, तो वो हमने पहले बता दिया था किस पद पर यहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ, ठीक है, किस में यहाँ पर क्या मिलेगा हमने आपको वो भी बता दिया। अब आपके मन में आया कि गुरुजी सब बता दिए, ये बता दिए यहाँ पर कि कौन कंडक्ट करवाता है, फॉर्म का फीस कितना है, यहाँ पेपर कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा। अब तो मन एक्साइटेड हो चुका है फॉर्म भरने को लेकर के, तो फॉर्म कैसे भरें। तो मैंने आपको कहा कि एक एसएससी का एप्लीकेशन है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप समझिए, आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यदि आप नए मेंबर हैं तो आपको पहले जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको ओटीआर कहते हैं, वो उनके पोर्टल पे करना पड़ेगा। पहली बार तो पंजीकृत करनी ही पड़ेगी, आपको पहचान अपनी देनी पड़ेगी, आप कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, नेशनैलिटी क्या है, तमाम तरह की बातें। उसके बाद आधार से आपको ऑथेंटिफिकेट किया जाता है कि आदमी फर्जी तो नहीं है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो गवर्नमेंट के डेटाबेस से आपको मैच किया जाता है। जब वेरीफाइड हो जाता है तो आपकी लाइव फोटो ली जाती है, एकदम आप सामने खड़े रहते हैं, वेबकैम से फोटो लिया जाता है, और तब उसके बाद में आप फॉर्म भरिए, अपना सिग्नेचर भरिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद साइन वाइन सब अपलोड करिए। इसमें ये इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि वहां जब मेरे भाई तुम खड़े रहना तो ऐसे तुम्हारा फोटो नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इस तरीके से करके, कान नहीं दिख रहा, सर नहीं, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उसमें ध्यान देने होते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद में मेरे भाई तब आप हर चीज़ के लिए बढ़िया तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद में आप अपनी पेपर देते हैं, ठीक। इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होता है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो है यहाँ पर ये कमेंट करते हैं, सर इस वाले पोस्ट के लिए ये मांग रहा है, ये हम कहाँ से बनवाएं, ये बनवाएं, तो अपने आप में इसमें जटिलता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी मैंने तो अपने लेवल से काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश किया, लेकिन यदि आप इसमें कुछ और भी जानकारी चाहते हैं आप बता दीजिए। तो इसमें जटिलता ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हर पोस्ट के लिए स्पेसिफिकली बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ओवरव्यू जो है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी और भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके माध्यम से बता दूंगा। इतना ही कहूंगा कि देखो, फेज 14 अगर आया है और 3000 की वैकेंसी है और तुम्हारे अंदर जानकारी है, तुम अगर सक्षम हो तो ज़रूर फॉर्म भरो, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करो। मैं गारंटी कहता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है, मतलब अगर तुम ईमानदार से हो तो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और भी जानकारी इसके संबंधित आती है तो वो इसी चैनल पर हम बताएंगे। और आपको पता, आपके मोबाइल में इतने सारे चैनल है कि किसी का नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ना सिर्फ सब्सक्राइब करना बल्कि नोटिफिकेशन ऑन करके भी रखना, क्योंकि इसके ऊपर में काम की वीडियोस आती हैं और वो तुम्हें फायदा पहुंचाएंगी, ठीक है। मिलेंगे अगले सेशन में, यदि कोई डाउट रहा तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।